रामपुर गांव के आखिरी छोर पर, जहां इंसानों की चहल पहल कम और सन्नाटा ज्यादा रहता था, वहां एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। ये झोपड़ी सिर्फ मिट्टी और घास फूस का ढेर नहीं थी, बल्कि राजू और उसकी 6 साल की छोटी बहन मुन्नी की पूरी दुनिया थी। बाहर सूरज आग उगल रहा था, लेकिन झोपड़ी के अंदर गरीबी का अंधेरा और भूख की खामोशी पसरी हुई थी। राजू ठंडे चूल्हे के पास बैठा है और मुन्नी उसके घुटने पर सिर रखकर लेटी है। भैया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हम सिर्फ पानी पीकर सोएंगे? देखो ना, चूल्हे की राख भी अब ठंडी पड़ गई है। पिछले 2 दिनों से यहाँ आग नहीं जली। राजू की आंखों में आंसू भर आते हैं। नहीं मेरी गुड़िया, थोड़ा सब्र कर। आज जमींदार साहब की गायों को चराने का काम पूरा हो गया है। उन्होंने वादा किया है कि शाम को मजदूरी में थोड़ा अनाज देंगे। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ, फिर तेरे लिए गर्म गर्म रोटी बनाऊंगा। राजू की खुद के पेट में मरोड़ उठ रही थी, लेकिन बहन के मासूम और सूखे हुए चेहरे को देखकर वो अपनी भूख भूल जाता था। उसने कोने में रखे मिट्टी के घड़े को देखा, उसमें भी अब एक बूंद पानी नहीं बचा था। झोपड़ी की छत की दरारों से धूप अंदर आ रही थी। माँ बापू चले गए, पर कह गए थे कि ईमानदारी की राह कभी मत छोड़ना। बस आज का दिन निकल जाए। राजू ने अपनी फटी हुई कमीज के बटन ठीक किए, एक पुरानी लकड़ी की लाठी उठाई और भारी कदमों से जमींदार की हवेली की तरफ निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि आज उसकी बहन को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि गांव की उस धूल भरी सड़क पर उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। राजू नंगे पांव तपती हुई दोपहर में दौड़ता हुआ जमींदार की हवेली पहुंचा। ऊंची 4 दीवारी, हाथियों वाले दरवाजे और बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटा जमींदार अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसके पास ही मलाईदार दूध का गिलास और 56 भोग रखे थे। राम राम मालिक, आज का काम पूरा हो गया है। सारी गायें सुरक्षित गौशाला में बांध दी है। मालिक, मुन्नी सुबह से भूखी है। अगर थोड़ा सा अनाज मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। जमींदार नजरों से उसे देखा। उसके चेहरे पर दया का नामो निशान तक नहीं था। अनाज? तुझे अनाज चाहिए? अरे ओ छोकरे, तुझे पता है आज तेरी लापरवाही की वजह से मेरी सबसे कीमती गाय दूसरे के खेत में घुस गई थी। मेरा कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा है तुझे? नहीं मालिक, मैं तो पूरे वक्त वहीं था। किसी गाय ने खेत नहीं बदला। आप चाहें तो ग्वाले से पूछ ले। अब तू मुझे सिखाएगा कि नुकसान क्या होता है? जबान लड़ाता है। सुन, उस नुकसान की भरपाई के लिए तेरी महीने भर की मजदूरी भी कम है। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अनाज नहीं मिला तो मुन्नी का क्या होगा? वो रोते हुए जमींदार के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, मुझे मार लीजिए, पर मेरी बहन को भूखा मत रखिए। वो छोटी है, वो भूख सहन नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा सड़ा हुआ अनाज ही दे दीजिए, पर खाली हाथ मत भेजिए। जमींदार को दया नहीं आई, बल्कि उसे गुस्सा आ गया। पास ही कूड़े के ढेर में एक पुराना कीचड़ से सना और चटका हुआ मिट्टी का मटका पड़ा था। बड़ा अनाज अनाज रट रहा है ना? जा, वो कोपचे में पड़ा मटका उठा ले। उस मटके में अपनी किस्मत भर और यहाँ से दफा हो जा। दोबारा शक्ल मत दिखाना, वरना लठैतों से पिटवाऊंगा। हवेली के नौकर और दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। राजू ने कांपते हाथों से उस भारी और गंदे मटके को उठाया। उसकी आंखों से गिरते आंसू मटके की धूल पर गिर रहे थे। उसे नहीं पता था कि जिसे जमींदार ने कचरा समझकर फेंका है, वही उसकी तकदीर का दरवाजा खोलने वाला है।
राजू भारी मन और भारी कदमों से घर लौटा। उसके हाथ में वो कीचड़ से सना मटका था और आंखों में हार के आंसू। सूरज ढल चुका था और झोंपड़ी में घुप अंधेरा था। मुन्नी दरवाजे पर बैठी टकटकी लगाए अपने भाई का इंतजार कर रही थी। मुन्नी भागकर राजू के पास आती है और उसके खाली हाथ देखकर ठिठक जाती। भैया, क्या लाए? अनाज की पोटली कहाँ है? क्या आज रोटी मिलेगी? राजू ने कुछ नहीं कहा, बस उस पुराने मटके को जमीन पर रख दिया। उसकी चुप्पी मुन्नी को सब कुछ पता गई। मुन्नी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने भाई का दुख देखकर अपना रोना रोक लिया। जमींदार ने अनाज नहीं दिया मुन्नी, उसने ये पुराना मटका फेंककर मेरा मजाक उड़ाया। पर तू फिक्र मत कर, मैं अभी नदी किनारे जाकर कुछ जंगली फल ढूंढ लाता हूँ। भैया, ये कितना गंदा है। चलो कम से कम इसे धो तो लेते हैं, शायद इसमें पीने का पानी भरने के काम आ जाए। दोनों भाई बहन झोपड़ी के बाहर रखे पानी के आखिरी कटोरे से उस मटके तो धोने लगे। जैसे जैसे कीचड़ की परतें उतरने लगी, राजू ने महसूस किया कि मटका मिट्टी का नहीं बल्कि किसी अजीब सी धातु का बना है, जो ठंडी और चिकनी थी। जैसे ही राजू ने मटके के गले पर जमी आखिरी धूल को अपने फटे अंगोछे से रगड़कर साफ किया, अचानक झोपड़ी के अंदर एक नीली और सुनहरी रोशनी का धमाका होता है। पूरी झोपड़ी ऐसे जगमगा उठती है जैसे 100 दिए एक साथ जल गए हों। भैया देखो, ये क्या हो रहा है? मटका तो सूरज की तरह चमक रहा है। मटके के अंदर से धीमी धीमी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। देखते ही देखते मटके के मुंह से धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे एक आकृति यानी शेप लेने लगा। डरो मत बालकों, मैं इस मटके का रक्षक हूँ। सदियों से मैं उस अहंकारी जमींदार की हवेली के कूड़ेदान में दबा था, क्योंकि वहां लालच का पहरा था। आज तुम्हारी निस्वार्थ ममता और ईमानदारी ने मुझे आजाद किया है। राजू और मुन्नी हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। राजू की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। राजू, तुम्हारी भूख का अंत आ गया है। इस मटके में हाथ डालो और जो तुम्हारी सबसे पहली जरूरत है उसे याद करो। पर याद रहे, ये केवल जरूरतमंदों के लिए है। राजू कांपते हाथों को मटके के अंदर ले गया। उसने मन ही मन सोचा, काश मुन्नी के लिए गरम रोटियां मिल जाएं। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, उसके हाथों में सफेद रुमाल में लिपटी हुई ताज़ा गरम और घी से चुपड़ी रोटियों का ढेर था, जिनसे भाप निकल रही थी। भैया, रोटियां! ये तो सचमुच का जादू है। इसमें से तो मेरी पसंदीदा गुड़ की खुशबू भी आ रही है। उस रात उस टूटी झोपड़ी में कोई भूखा नहीं सोया। मटके ने न केवल खाना दिया, बल्कि झोपड़ी के उस अंधेरे कोने को उम्मीद की रोशनी से भर दिया। लेकिन राजू को पता था कि ये राज बाहर गया तो मुसीबत भी आ सकती थी। अब राजू और मुन्नी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पुरानी झोपड़ी, जहाँ कभी भूख का मातम होता था, अब वहाँ से हर सुबह ताज़े खाने की महक आती थी। राजू ने मटके का इस्तेमाल कभी अमीरी दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि उसने इसे अपनी ज़रूरत और दूसरों की भलाई का जरिया बनाया। गांव के चौपाल का दृश्य। राजू अपने साथ एक छोटी सी टोकरी लेकर आता है, जिसमें मटके से निकली ताज़ा रोटियां और सब्जी है। वो उन्हें गांव के उन बूढ़ों और अनाथ बच्चों को खिलाता है जिनके पास कोई सहारा नहीं है। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी राजू से बोलता है, बेटा राजू, तेरी किस्मत रातों रात कैसे बदल गई? कल तक तो दाने दाने को मोहताज था और आज तो पूरे गांव का पेट भर रहा है। क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? काका,
ये सब ऊपर वाले की कृपा और माँ बापू का आशीर्वाद है। बस इतना समझ लीजिए कि अब मेरी झोपड़ी में कोई भूखा नहीं सोता। धीरे धीरे ये खबर पूरे रामपुर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि राजू के पास कोई पारस पत्थर है या शायद कोई जादुई शक्ति। जहां गांव वाले खुश थे, वहीं जमींदार की हवेली में ईर्ष्या यानी जलन का धुआं उठ रहा था। हवेली में जमींदार अपनी खिड़की से दूर पहाड़ी पे स्थित राजू की झोपड़ी को देख रहा है, जहां अब रात को भी उजाला रहता था। वो गुस्से में बोलता है, वो कल का छोकरा जिसकी हैसियत मेरे जूतों की धूल के बराबर नहीं थी, आज उसकी चेचेकार हो रही है। मुनीम, पता लगाओ कि उस भिखारी के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। मालिक, गांव में चर्चा है कि आपने उसे जो पुराना मटका फेंक कर दिया था वो कोई जादुई चीज है। कहते हैं वो मटका जो मांगो वही दे देता है। क्या वो कूड़े में पड़ा मटका मैंने अपने हाथों से अपनी बर्बादी उसे सौंप दी? अगर वो मटका मेरा था तो उस पर हक भी मेरा ही है। राजू ने उसे चुराया है, क्योंकि मैंने तो उसे सिर्फ फेंकने के लिए दिया था, रखने के लिए नहीं। रात का समय राजू और मुन्नी सो रहे हैं। अचानक झोपड़ी के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज आती है। जमींदार अपने लड़चैतों के साथ वहां पहुंचता है। अरे ओ राजू, बाहर निकल चोर कहीं के। मेरी हवेली की चीज चुराकर बड़ा दानी बन रहा है। राजू घबराकर बाहर आता है। मुन्नी उसके पीछे छिपी हुई कांप रही है। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो वो मटका मुझे दिया था। मैंने वो मटका तुझे साफ करने के लिए दिया था, मालिक बनने के लिए नहीं। लठ है तो उठा लो वो मटका। आज से ये जादुई चीज फिर से हवेली की शोभा बनेगी, और अगर किसी ने विरोध किया तो इस झोपड़ी को आग लगा दो। राजू और मुन्नी बेबस होकर देखते रहे। जमींदार के आदमी झोंपड़ी के अंदर घुसे और उस चमकते हुए मटके को छीन कर ले गए। राजू जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा डर था। वो डर जमींदार के लिए था, क्योंकि मटके के रक्षक ने कहा था कि लालच का अंजाम बुरा होगा। रात के सन्नाटे में जमींदार की हवेली किसी गिद्ध के घोंसले जैसी लग रही थी। जमींदार ने भारी भरकम दरवाजों को भीतर से बंद कर लिया था। उसके चेहरे पर एक पाशविक चमक थी। वो जानता था कि अब उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो उस चमकते हुए मटके के सामने अपनी गद्दी बिछाकर बैठ गया। दुनिया मुझे पागल कहती थी कि मैंने कूड़ा फेंका है, पर उन्हें क्या पता कि मैंने अपनी तकदीर फेंक दी थी। पर अब मैं इसे वापस ले आया हूं। मटके के मुंह के करीब जाकर, सुन ओ जादुई बर्तन, उस भिखारी राजू ने तो तुझसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांगी थी, पर मैं कोई छोटा खेल नहीं खेलूंगा। मुझे रोटियां नहीं, मुझे सोने की मोहरें चाहिए, मुझे हीरों के हार चाहिए। अभी के अभी इस पूरे हॉल को सोने के सिक्कों से भर दे कि मैं उनमें तैर सकूं। जैसे ही जमींदार के शब्द हवा में गूंजे, मटके के अंदर से निकलने वाली शांत नीली रोशनी अचानक खूनी लाल रंग में बदल गई। मटका तेजी से गोल गोल घूमने लगा और जमीन पर एक अजीब सी थरथराहट होने लगी, जैसे कोई छोटा भूकंप आया हो। ये क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी? मटके, रुक जा, मुझे मेरा सोना दे। अचानक मटके के अंदर से एक ऐसी गर्जना हुई जिसे सुनकर हवेली की दीवारें कांप उठीं।
मटके के मुंह से सोने के सिक्के तो नहीं निकले, लेकिन कारी धुएं का एक विशाल गुबार निकला और उस धुएं के बीच से टप टप गिरने की आवाजें आने लगीं। जमींदार ने गौर से देखा तो उसकी चीख निकल गई। मटके से सोने की जगह हजारों की संख्या में बड़े बड़े जहरीले काले बिच्छू, फन फैलाए हुए सांक और जंगली कनखजूरे बाहर गिरने लगे। नहीं, ये क्या है? हटो, दूर हटो मुझसे। पहरेदारों, मुनीम, दरवाजा खोलो, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर जमींदार अकेला था। बिच्छू कालीन पर रेंगने लगे और सांपों ने झूमर से लटकना शुरू कर दिया। जमींदार जैसे ही दरवाजे की तरफ भागा, मटके से एक भारी रूह कपा देने वाली आवाज गूंजी। अहंकारी मनुष्य, तूने पवित्रता का अपमान किया है। ये मटका प्रेम की भूख मिटाने के लिए था, लालच की हवस पूरी करने के लिए नहीं। तूने एक मासूम अनाथ की झोंपड़ी उजाड़ी है। अब अपनी बर्बादी का तमाशा देख। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जमींदार चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर जादुई मटका रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बिच्छुओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसकी रेशमी गद्दी, उसके ऊंचे तकिए और उसकी शराब की सुराहियां सब जहरीले जीवों से ढक चुकी थीं। जमींदार के महल में अब उसकी दौलत की नहीं, बल्कि उसके पापों की गूंज थी। रात भर हवेली से आती डरावनी चीखें अब शांत हो चुकी थीं। सूरज की पहली किरण ने जब रामपुर गांव की धूल भरी सड़कों को छुआ तो गांव वालों की एक बड़ी भीड़ हवेली के बड़े फाटक पर जमा थी। राजू और मुन्नी भी सबसे आगे खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। जमींदार बेसुध हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीरें थीं जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। उसके सारे रेशमी कपड़े फटे हुए थे और कीमती गहने गायब थे। वो बार बार अपनी बंद आंखों में भी बुदबुदा रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझे मत काटो। मेरा सोना ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। जमींदार पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए हवेली से बाहर भागता है। गांव वाले उसे रास्ता दे देते हैं। वो बिना पीछे मुड़े गांव की सीमा पार कर जाता है और फिर कभी किसी ने उसे रामपुर में नहीं देखा। भैया, क्या ये अब भी जादुई है? क्या अब ये हमें फिर से गरम रोटियां देगा? राजू मटके को उठाता है। तभी हवा में एक दिव्य और मधुर गूंज सुनाई देती है। ये आवाज केवल राजू और मुन्नी को सुनाई दे रही थी। राजू, मुन्नी, मेरा काम अब पूरा हुआ। मैंने तुम्हें गरीबी के अंधेरे से लड़ना सिखाया और जमींदार को उसके लालच के नर्क से रूबरू कराया। याद रखना, असली जादू इस मिट्टी के बर्तन में नहीं, बल्कि तुम्हारे साफ मन और अटूट ईमानदारी में था। अब मैं एक साधारण मिट्टी का मटका हूँ, लेकिन मेरी सीख को हमेशा याद रखना। आवाज थम गई। मटका अब एक साधारण बर्तन बन चुका था। राजू ने उस मटके को सीने से लगा लिया। उसने जमींदार की छोड़ी हुई संपत्ति को हाथ तक नहीं लगाया। उसने पंचायत से गुजारिश की कि जमींदार की हवेली को अनाथ बच्चों के आश्रम और मुफ्त पाठशाला में बदल दिया जाए। हमेशा याद रखना, पेट की भूख से बड़ी नियत की भूख होती है। जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, ईश्वर उसके घर का मटका कभी खाली नहीं रहने देता। रामपुर गांव आज भी उस जादुई मटके की कहानी सुनाता है। जादू चला गया, लेकिन वो गांव वालों के दिलों में ईमानदारी की जोत जला गया। और राजू मुन्नी की वो हंसी आज भी उस झोंपड़ी के पास सुनाई देती है, जहां अब भूख नहीं, केवल संतोष का वास है।